रहने वाली है। मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं उनमें एसएन सिंह साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अहमद अयाज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, और सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस डिबेट के पैनल में मेरे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले एसएन सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल अमित शाह जी ने पूछे हैं, और फिर सवाल एक ये भी उठता है इन सवालों के साथ कि कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर रही है तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, भाई हमारी पार्टी, हम जिससे मर्जी गठबंधन करें, आपको क्या दिक्कत है। अगर हम किसी एक पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो हम राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाते हैं। नहीं रोहित जी, बीजेपी को कहाँ को दिक्कत होगी। बीजेपी ने तो एक सवाल पूछा कि जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर संविधान की बात करते थे, उन राहुल गांधी जी से ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पूछ रहे हैं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप बताइए तो कि 370 जो देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान चाहिए, या कश्मीर का अलग ध्वज चाहिए और भारत का अलग ध्वज चाहिए। क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं? इतना ही तो सवाल पूछा जा रहा। आज पूछा जा रहा कि जिस तरह से भारत के तिरंगा कश्मीर के सभी जगहों पे, जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है, लाल चौक पे लहरा रहा है, पहले तो जलाए जाते थे, क्या फिर आप चाह रहे हैं कि उसी तरह से तिरंगा ध्वज न लहराए, बार बार जलाया जाए? यही तो पूछा जा रहा है कि जो आतंकवादी, जो पत्थरबाजी बंद हुई है, क्या आप फिर उसको शुरू करना चाहते हैं? आप क्यों जो आरक्षण एसटी एससी को नहीं था, जिस आरक्षण को वहां पे दिया गया है, जिस आरक्षण को लेकर आप सभी जगह घूमते हैं, हालांकि उसी आरक्षण में जो एसटी के विकास का आरक्षण होता है, कर्नाटक में उसको धर्म को दे देते हैं, क्या वही कार्य आप यहाँ पे भी करेंगे? यही तो पूछा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था वहां बढ़ी हुई है, क्या फिर वो चाह रहे कि आप वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, फिर आप एलओसी पे ट्रेड शुरू करने की बात किस तरह से कर रहे हैं कि भी फिर बॉर्डर से आतंकवाद का समर्थन किया जाए? तो मुझे लगता है कि जो सवाल पूछा गया, बड़ा वाजिब सवाल पूछा गया राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी से, क्योंकि लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, किसान आंदोलन में राहुल गांधी जी ने कहा हम किसानों के साथ हैं, 1200 किसान मर जाते हैं, कर्नाटक में नहीं बोलते हैं। आरक्षण में वो कहते हैं आरक्षण तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आरक्षण समाप्त कौन करता है? बार बार आरक्षण का विरोध उनकी पार्टी करती है, उनके दादा करते हैं, उनके दादी करती है, उनके नाना करते हैं, मंडल कमीशन का विरोध करते हैं, कहते हैं आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। इस नाते पूछा जा रहा है कि कथनी और करनी कांग्रेस की लगातार अलग अलग रही है। आज जम्मू कश्मीर जिसमें भारत का मान मुझे बताइए, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को राष्ट्र विरोधी मानते हैं? क्योंकि यही तो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो आप देश विरोधी हैं। नहीं रोहित जी, कितनी अच्छी बात आपने कहा। राष्ट्र विरोधी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो कहता है कि नहीं हमारा अलग ध्वज होना चाहिए, वो विचारधारा राष्ट्र विरोधी होती है। जो कहे कि नहीं आप अलगाववादियों से बात करिए, आतंकवादियों से बात करिए, जो भारत के साथ ना खड़े हो, ऐसी विचारधारा। ठीक है, अजय उपाध्याय बीजेपी के अकॉर्डिंग आप राष्ट्र विरोधी सोच वालों के साथ राजनीति कर रहे हैं, आप राष्ट्र विरोधी सोच वालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी उसी दायरे में आ जाते हैं। अजय उपाध्याय, आप जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब के इन आरोपों का। जी रोहित भाई, भाजपा के साथ यही बड़ी विडंबना है कि जब इनके साथ जो हो जाता है वो सबसे बड़े राष्ट्र भक्त हो जाता है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, देशद्रोही जितने लोग जो चोरी किया वो सब इनके साथ आने पर इनके करीबी और इनके भक्त हैं और देशभक्त हैं। पर जो लोग इनका विरोध करे, भाजपा के एजेंडे का विरोध करे, विभाजन की जो राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम बंटवारे वाली जो मानसिकता इनकी है, जब इनका जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। और मुझे लगता है आरक्षण विरोधी सांप्रदायिकता का कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले और जिस तरह से देश को बांटने की लगातार विभाजनकारी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इनका विरोध करना यदि देशद्रोह है तो मुझे लगता है कि इनको अपनी परिभाषा को पुनर्परिभाषित करनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, जम्मू कश्मीर की परिस्थिति में एक कहावत है कि कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से भाजपा के लोग जो हैं, इंक्लूडिंग गृह मंत्री, परेशान है, बौखला गए हैं। उन्हें समझ में आ गई है कि मुश्किल है, इसलिए कहावत वो जो है चोर के दाढ़ी में तिनका है। खुद इन्होंने इतनी लंबी चोरी की है। ये गवर्नर के माध्यम से जिस तरह वहां पे सारे
जो फंड्स थे जम्मू कश्मीर का, वो सबको कहीं ना कहीं खाने का काम किया है। आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ाने का काम किया है। जिस तरह से देखा जाए तो वहां बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, और जिस तरह स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल स्थिति में है, निश्चित तौर पे आज भी मैं पूछता हूं, 10 प्रश्न इनके नेताओं ने पूछा है, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा इनके नेताओं से कि क्या कश्मीर घाटी में आप चुनाव लड़ेंगे? अभी तो लोकसभा में नहीं लड़ पाए, हिम्मत नहीं थी लड़ने की। यदि हिम्मत होती तो आप लड़ते, आज भी आप नहीं लड़ पाएंगे। और ये एन केन प्रकारेण इसको धार्मिक ध्रुवीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अरे भाई, पीडीपी जैसे संगठनों से आप गठबंधन करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। जो एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के तहत जिस दिन वो शपथ ले रही थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी के सामने उसने जो है पाकिस्तान की प्रशंसा वहां के मुख्यमंत्री ने की थी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के सहयोग से मैं ये सरकार बनाने की स्थिति में आया हूं। आप पूछिएगा जरा इनसे, और वो प्रधानमंत्री मंच पे थे। तो ये दिन भूल गए। जहां तक एजेंडा और मैनिफेस्टो की बात है, तो इसका मतलब इन्होंने पीडीपी के एक एक मैनिफेस्टो को मान करके साथ में गए थे कि भाई सेल्फ रूल होगा, वहां झंडे अलग अलग होंगे। यहां तक कि सरकार में रहते हुए आगजनी और जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी, 4 साल तक सत्ता का मलाई इन लोगों ने चूसा है, और पूरा देश देखा है कि ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है। हाँ, एक चीज जरूर है, जिस तरह की परिस्थिति है जम्मू कश्मीर में, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेपरेट स्टेट के तौर पे, जैसे उसका स्टेटहुड का दर्जा था, वो बरकरार रहे। 45% के तकरीबन जो है बेरोजगारी वहां हो गई है, नौजवानों को रोजगार मिले, खाली पद पड़े हुए हैं, पिछले कई वर्षों से वहां नियुक्तियां नहीं है, यह होना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी वहां हो ताकि लोगों का कल्याण हो। मुख्य एजेंडा चुनाव में यही होता है और यही होना चाहिए। ये धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति धर्म, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आज भी वही कहानी है, वही बीन बजा रहे हैं, और पूरा देश देख लिया इनको, 64 सीट कम कर दिया, फिर भी इनको ठीक है। एसएन सिंह, आप फटाफट इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कर दीजिए, फिर मैं बाकी 2 मेहमानों से रिएक्शन पे जाऊंगा। मुद्दों पर बात कीजिए। ठीक है एसएन सिंह, फटाफट। देखिए, सब लोगों ने देखा कि धार्मिक ध्रुवीकरण को कौन स्वीकारा। धार्मिक ध्रुवीकरण को स्वीकारता है जो धर्म के नाम पर बंटवारे को स्वीकार लेता है। पहली बात, धार्मिक ध्रुवीकरण को स्वीकारता है जो कहता है देश के संसाधनों पे एक अधिकार है। धार्मिक ध्रुवीकरण उस समय स्वीकारा जाता है जब किसी के लिए एक नया विधान बनाया जाता है, दूसरे के लिए अल्पसंख्यक बोर्ड बनाए जाते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्य पूरी देश की जनता स्पष्टता से जानती है कि कौन करता है। हम तो विकास की बात करते हैं। आप देखिए, पहले की तुलना में ज्यादा सैलानी वहां पे आ रहे हैं, वो रोजगार किसको मिल रहा। आज जो है वहां पे G20 की मीटिंग हो जा रही है, क्योंकि विदेशी जाने से डरते थे, लेकिन वहां एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि जो राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के समूचे परिवार के लोग भी जहां पे जाके तिरंगा फहराने से डरते थे, आज वहां जाके आइसक्रीम खा रहे, कोई छोटी बात नहीं है। यूटी में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लग रहा है, बायोटेक पार्क लगा है, वहां IIT IIM बने हैं, 2 एम्स बना है, जम्मू श्रीनगर स्मार्ट सिटी के रूप में तावी रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जम्मू श्रीनगर से रात्रि उड़ान सेवा शुरू हो गई। हज के लिए पहली बार देश की आजादी के बाद श्रीनगर से सीधे हज यात्री उड़ान किए। रेलवे में आप देख रहे हैं कि बनिहाल तक टनल बनाकर आज बनिहाल तक जा रही है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को रोना और धोना आता है। भाई 2014 के चुनाव में आप देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें प्राप्त की, आपने कहा पीडीपी। कार्य जब परिणाम में परिवर्तित हो जाता है तो आपको जान लेना चाहिए कि यही राष्ट्रवाद है, यही विकासवाद है कि हमारे साथ कोई भी रहेगा। कहा जाता है ना, हालांकि आप लोग तो नहीं मानते हैं धर्म को, कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रह भुजंग। आज 370 जैसी धारा समाप्त हो गई ना। जो पीडीपी मानती ही नहीं थी कि नहीं वहां तो अलग झंडा चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग विधान चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने भारत के ध्वज को न सिर्फ लाल चौक पे पूरे कश्मीर में फहराने का कार्य किया। आपने कहा हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी। नहीं हो तो आप गणित अगर जानते हो तो निकाल के देखिए। ठीक है मैं आप लोगों के पास आऊँगा। सबसे एक रिएक्शन पहले कंप्लीट कर लूँ, और इस बीच मैं आपको अपडेट कर दूं कि वीरेंद्र सिंह जी जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सुशील वकील जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो अमित शाह गृहमंत्री ने 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से, जिसमें निशाने पर कांग्रेस भी है, जिसमें निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें निशाने पर पीडीपी भी है,
जिसमें उन सवालों में आपको कुछ दम लगता है, या फिर आप इसे एक पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट में बहुत जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, अनाउंस हो चुकी है, तारीखें भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो इनमें कुछ दम है इन सवालों में जो पूछे हैं राहुल गांधी से, या ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है बस? देखो अंकुर जी, इसमें दोनों चीजें हैं। हाँ। लेकिन ज्यादा जो है वो अमित शाह जी ने जो इनको ये इसमें लाया, हथकंडे में लाया कि जो इन्होंने ये अपने पॉइंट्स वगैरह दिए या राहुल गांधी जी का भाषण, उस हिसाब से ये सही है, अमित शाह जी ने उनको पूछा है। लेकिन थोड़ा जो दूसरा सवाल आपने पूछा उसकी भी थोड़ी बहुत ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन में ये चीजें होते रहते हैं। लेकिन सवाल इस चीज का है कि आज तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, सारे बीजेपी पे ये लगाते थे इल्जाम, देखो जी ये धर्म के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाले, ये कौन सा ये कर रहे हैं? ये भी तो वही कारण कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो उन्होंने लोगों को कहा, वी वांट स्टेटहुड फॉर यू टू रन द स्टेट द वे यू वांट, द वे यू वांट, कि वो पहले एक तरफ से सारी चीजें हो जाए कि पाकिस्तान से बातचीत करो, हमें ये करो, हमें वो करो। सेम चीज में जो फारूक अब्दुल्ला ने 10 पॉइंट अपने जो उन्होंने जो अपने इसमें जो मैनिफेस्टो टाइप का दिया है, उसमें भी उन्होंने यही चीजें कर लिया है। हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, 317 हटा देंगे, बाकी से करेंगे। ये तो ध्रुवीकरण है। ये भी तो इंस्टेड के ये लोग कहे कि हम यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर लोगों के पास ये काम का साधन नहीं है, बाकी चीज है, वो तो नेशनल लेवल पे इलेक्शन करो, ठीक चीज है। लेकिन वो इन्होंने किया नहीं। अब देखिए, इन्होंने पहले कुछ साल पहले ये अभी बनाया था गुपकार अलायंस, उसमें पीडीपी, कांग्रेस, एनसी सारे मिले थे। लेकिन उसके बाद क्या हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जब इलेक्शन थे, हार मिली इनको। ये जो कश्मीर के लोग आजकल खुश है कि कम से कम 317 आर्टिकल से, लेकिन आप गुपकार की बात कर रहे हैं, आप गुपकार की बात कर रहे हैं अलायंस की। जब गुपकार अलायंस बना था उसके बाद फिर जब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से वापस ले लिया गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था, तब इन्हीं गुपकार अलायंस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि भाई हमको तो ये लोग नज़रबंद करके रखते हैं, हमको बाहर निकलने नहीं देते, किसी भी तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होने देते हैं। इस तरह के भी तो आरोप लगाए गए थे ना फिर सरकार पर। लेकिन एक चीज है कि जो एंटी इंडिया ये जो एक्टिविटी करेगा, चाहे वो नेता हो या वर्कर हो, तो अगर उनको बंद करेंगे जायज है कि ये चीज नहीं हो गया। दिल्ली में आके एक बात करेंगे, कश्मीर में जाके फिर वही चीज करेंगे कि आप पहले पाकिस्तान से जब तक आप बात नहीं करोगे टेररिज्म नहीं रुकेगा। जो डोडा में हुआ, जो रियासी में हुआ या बाकी जगहों पे, फिर कश्मीर के जो टॉल नेता जिन्होंने समझौता किया कांग्रेस के साथ, वो ये बात कहे, देखो जी अगर तक जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी ये किस्सा होता रहेगा। इसलिए इसकी उस चीज की या वो मजबूत करे, कंडेम करे ये चीज कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है गंदा, ये गलत चीज कर रहा है। इनकी जो ये समझदारी है बाकी से, वो सारा उसी पे जा रहा है। कश्मीर को इंडिपेंडेंस ले जाएंगे, 317 करेंगे, बाकी चीजें। हमें ये भी पता, आज फारूक अब्दुल्ला साहब बड़ी बातें कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जब ये मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर थे 1990 में, जो कश्मीरी पंडितों को कैसे वहां से धक्के मार के निकाला गया, कैसे कश्मीर में पंडित की औरतों को रेप किए गए, काटा गया, बागजे के हो गए, तब फारूक अब्दुल्ला को ये चीजें नहीं याद नहीं आए। अब आज इलेक्शन आ रहे हैं, अब फारूक अब्दुल्ला याद आ रहा है कि ये स्टेट के लिए ये करेंगे वो करेंगे। इनको उन्होंने ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिन्होंने 30 दशक से कश्मीर को बर्बाद करके छोड़ा। उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत कमी हुई, वो महबूबा मुफ्ती पे 2-3 साल रही, उसने वो पूरी कर दी। इन्हें कश्मीर को बर्बाद करके छोड़ा है। ये कितना भी ये चलाए कि लोग आज जितने बेवकूफ नहीं है कश्मीर में, ये कहेंगे हम आपको 370 वापस लाएंगे, बाकी से लोग बड़े समझदार हैं। कश्मीर तरक्की की वे पे जा रहा है। अब देखिए टूरिज्म कितने करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। जो हाउस बोट वाले 3 साल से बेकार थे, टैक्सी वाले, होटल वाले बेकार थे, आज वो फुल फल रहे हैं। सबके पास ये अपना काम आ रहा है, करोड़ों रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जा रहा है। आप देख लीजिए 2-3 महीने में कश्मीर रेलगाड़ी जा रही है कटरा से। हाँ। आप देख लीजिए कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितना लोग वहाँ आया जाएगा। कश्मीर तो ठीक है। मैं एक रिएक्शन अय्याज अहमद साहब से भी लेता हूँ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अय्याज साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि कश्मीर की स्वायत्तता से हम समझते क्या हैं, क्योंकि अपनी अलग अलग परिभाषा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या बाकी पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि 370 को हटाना वो कश्मीर की स्वायत्तता के अगेंस्ट था, और इस पे बीजेपी का, सरकार का ये स्टैंड है कि हमने इसको हटाकर
कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। तो ऐसे में अगर 370 हटती है तो फिर कश्मीर की स्वायत्तता पर खतरा कैसे हो जाता है? और चीजें बदली हैं कि नहीं बदली हैं कश्मीर में आफ्टर जब 370 को रिवोक किया गया? अयाज साहब जी, पहली बात ये है कि 370 को